हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमको पढ़ना है रजिस्टर्स के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग ट्राई करेंगे। मैं आपको बढ़िया सी ट्रिक भी बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं या क्या उनकी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रजिस्टर के बारे में। अच्छा, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था, लास्ट लेक्चर जो हमारा था इससे पहले का, तो उसमें मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ का डेरिवेशन। ठीक है, तो ओम्स लॉ के डेरिवेशन में जो फॉर्मूला आया था हमारे पास, वो ये फॉर्मूला आ गया था ओम्स लॉ से, V = I R, ओम्स लॉ होता है ये। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो यहाँ पे R है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। R क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है। और एक चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो ओम्स लॉ है वो वैलिड कब होता है, ओनली फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो R है वो क्या है हमारा पास, रेजिस्टेंस है। चलो भाई ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, चीज़ क्या है। अब इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। देखो, रेजिस्टेंस का अगर एक मोटे तौर पे मतलब अगर समझा जाए तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक ऑब्स्टेकल, एक बाधा, है ना। किस चीज़ में बाधा, करंट के फ्लो में। यानी करंट अगर किसी सर्किट में फ़्लो हो रही तो करंट फ्लो में जो भी सर्किट में बाधाएं आ रही, ऑब्स्टेकल आ रहा, उसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोल देते हैं उसको, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक डिवाइस या ऑब्जेक्ट कह लो, रेजिस्टर कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगी। देखो दो चीज़ें हैं, एक होगा रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है, अब देखते हैं। देखो, रेजिस्टर है एक ऑब्जेक्ट जो आप देख सकते हैं, जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो आपको दिखाई देगी। वैसे ही होता है रेजिस्टर, तो ये होगा एक ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस होता है इस रेजिस्टर का नेचर। अब किसी चीज़ का नेचर हमें शो तो होता नहीं, दिखता तो है नहीं। ठीक है, कि उसका नेचर किस तरह का है, हमारा नेचर कैसा है, अच्छा है बुरा है, वो तो आप जब मिलोगे हमसे, सब बातें होंगी, बैठेंगे, तब पता चलता है कि नेचर एक दूसरे के कैसे। तो वैसे ही होता है, रेजिस्टर का नेचर जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है। अब रेजिस्टेंस क्या नेचर शो करता है, करंट का अपोज करता है। किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रही है, तो अगर करंट फ्लो में कोई भी ऑब्स्टेकल है तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। हम इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। R = V/I, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ना, यहीं से ये उठा के हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया है। R = हो जाएगा V/I। तो अगर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करना है तो इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor to the current flowing through it, कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है हमारा, उसको हम अगर डिफ़ाइन करना है तो किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो दो चीज़ों का रेशियो होता है। किन किन चीज़ों का, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा करंट। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, जैसे अगर ये हमारा कोई एक वायर है या कोई हमारा एक सर्किट है, ठीक है, तो अगर इस वायर में या इस सर्किट में दोनों एंड्स के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दोनों एंड्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, आपस में रेशियो निकालेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है। इतनी बात क्लियर हो गई। कितनी सिंपल सी बात थी यार। देखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई बहुत क्रिटिकल ये टॉपिक है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराया ना करो। और फिजिक्स यार बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट होता है, पता नहीं आप लोगों को क्यों इसमें डर लगता है, भय लगता है, अब जो भी वजह हो। ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है, आप अगर तरीके से चलते रहेंगे तो दिक्कत तो नहीं आएगी खैर यहाँ सब्जेक्ट में कभी भी।
तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से अगर हम इसका यूनिट अगर निकालना चाहें तो इसी फॉर्मूले से हम इसका यूनिट क्या निकाल सकते हैं बताएं। देखिए वोल्टेज का यूनिट या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है ना। करंट का यूनिट हमारे पास है, करंट का यूनिट हम क्या लिखते हैं, करंट का यूनिट हम लिखते हैं एम्पियर। और इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, ओम बोल सकते हैं। और इसका ये सिंबल होता है, ओम का सिंबल क्या होता है ये, यानी अगर रेजिस्टेंस लिखा है, जैसे अगर लिखा है 4 और ये सिंबल बना है तो आप समझ जाएंगे कि ये हमें आर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये जो है वो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है ओम, उस चीज़ का ये सिंबल होता है। ओम का सिंबल इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी की कि ये किस तरह की क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी ये किस तरह की होगी, सीधी सी बात है यार, स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी बच्चों ये क्यों होगी, ये भी एक जानने वाली बात है। स्केलर क्वांटिटी ये इसलिए होगी क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जितने भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं सब के सब कैसे होते हैं, स्केलर होते हैं। ठीक है, और ये जो आर था हमारा रेजिस्टेंस था, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही तो था। अगर आप लोगों को याद हो तो इस तरह से लिखा हुआ था हम लोगों ने, V प्रोपोर्शनल टू I सेकंड लेक्चर में। इससे पहले वाला जो लेक्चर आ चुका है देख लेना। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के जो हम लोगों ने कांस्टेंट अप्लाई किया था तो वो कांस्टेंट ही तो R था। तो R जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सारे के सारे कैसे होते हैं, स्केलर होते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास क्वांटिटी है वो किस तरह की क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। बताएं भाई, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, पूछ लो। इतनी बात में कोई भी अगर डाउट आप लोगों को आ रहा है तो बेशक कमेंट करें, पूछें फास्ट। वैसे मेरे ख्याल से तो इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, है ना। और अगर तब भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि यार देखो सिंपल से टॉपिक है। और जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं तब तक आप लोग ये बिल्कुल भूल जाएं कि आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, आप पूछेंगे तभी आपके डाउट क्लियर होंगे सारे, अदरवाइज़ तो फिर कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही थोड़ा अच्छा, और मन बच्चों का सब्जेक्ट में कम लगता है ना, मन कम। तो जब आपका इसमें मन लगेगा तभी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। पूछें आप, जो भी आपको डाउट आते हैं रिलेटेड या जो भी है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इतना ये क्लियर हो गया। चलो भाई, अब हम बात करते हैं रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन का। ठीक है, कि रेजिस्टर के हमारे पास कितने तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। पढ़े हुए हैं आप लोगों ने क्लास 10th में, कितने तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। रेजिस्टर्स के हमारे पास 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों बताएं। पहला क्या होता है, सीरीज़, दूसरा क्या होता है, पैरेलल। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेस है अपने पास। तो लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है आज का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। यानी रेजिस्टर्स, देखो मैंने आपको पहले ही बताया रेजिस्टेंस और रेजिस्टर दोनों में फ़र्क है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे बात हो रही है रेजिस्टर्स की, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन किसी के नेचर का नहीं करते, हम कॉम्बिनेशन करेंगे ऑब्जेक्ट्स का, चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही तो करेंगे। 3 रेजिस्टर उठाए, एक इधर दूसरा इधर तीसरा इधर, हमने उनको सीरीज़ में जोड़ दिया, कभी हमने उनको पैरेलल में जोड़ दिया, कभी कैसे भी जोड़ दिया, कुछ भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सिंपल सा है बिल्कुल, पहला हो जाएगा हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और जो सेकंड है बच्चों वो हो जाएगा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट जो है हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन, उसकी बात कर लेते हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में देखो क्या होगा। जैसे अगर हम मान लें कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, इस तरह से अगर हमने मान लिया है कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, सिंपल से पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2, तीसरे का रेजिस्टेंस R3, और हमने मान लिया कि यहाँ से I करंट फ्लो रहा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक बैटरी या सेल जो भी हो लगा होगा, यहाँ पे एक बैटरी या सेल है कुछ वो लगा होगा। ऑब्वियस सी बात है, बैटरी या सेल लगा हुआ है जब, ठीक है, तो यहीं से तो करंट फ्लो होगा, इसमें जाएगा ऐसे करंट इस तरह से। तो बच्चों आप लोगों को खुद से देखो एक फील आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक वायर लगा हुआ है सीधा,
तो अगर करंट आई इसमें जा रहा है तो इसमें भी करंट आई ही जाएगा, क्योंकि ये करंट कहीं बट तो रहा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट तो कहीं करंट का हो नहीं रहा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी वही करंट जाएगा, यानी तीनों रजिस्टर्स में करंट जो है वो कैसा जाएगा, बिल्कुल सेम फ्लो होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब अगर रेजिस्टेंस हर रजिस्टर में करंट अगर सेम है, अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो हमारे पास फॉर्मूला है V = IR। आई यहाँ सबका कैसा है? सेम है। रेजिस्टेंस सबका यहाँ पे कैसा है? अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी सब पे कैसा होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो पहला वाला रेजिस्टेंस है उस पर रजिस्टर है, उस पर पोटेंशियल हो गया V1, इस पर पोटेंशियल हो गया V2 और इस पर पोटेंशियल हो जाएगा हमारा V3। तो इस तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मान लिए हैं कि पोटेंशियल V1, V2, V3 होगा। ठीक है भाई, ओके। तो अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किस तरह से निकलता है चलो देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे R1 रजिस्टर पे पोटेंशियल कितना होगा। चलो, और उसके पहले मैं आपको एक नोट लिख के बता दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट नोट है। इन अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन करंट through each resistor is same, but potential is different। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हर एक रजिस्टर में करंट जो है वो बिल्कुल सेम जा रहा है। अगर यहाँ से 10 एम्पियर का करंट निकलेगा तो हर एक रजिस्टर में 10 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन सबके पोटेंशियल अलग अलग होंगे। सब पे पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सब पे अलग अलग होगा। अभी आप जब इससे रिलेटेड अभी मैं जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा या क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, घबराने की बात नहीं। तो भाई इतना हमें पता चल गया कि करंट जो है वो सेम रहता है और पोटेंशियल जो है वो हमेशा डिफरेंस रहेगा, अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा हर एक रजिस्टर पे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल एट R1, यानी R1 रजिस्टर जो है हमारा उस पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों? V1 = IR1। होगा कि नहीं होगा? अरे ओम्स लॉ, V = IR। करंट यहाँ पे I1 क्यों नहीं रखा? क्योंकि करंट I है, कैपिटल I लिख दो। चलो, करंट यहाँ पे कैसा है? कैपिटल I है, कांस्टेंट है, हर एक में वही करंट है। तो I1, I2, I3 होने का थी तो कोई बात ही यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम V2 को लिखना चाहें R2 रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल तो क्या लिख सकते हैं? IR2। इसी तरह से अगर हम V3 लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? IR3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो फिर अगर हमें नेट पोटेंशियल लिखना है तो नेट पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं? टोटल पोटेंशियल है तो ऐड कर देंगे, जबकि आपको पता है कि पोटेंशियल जो है वो कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है तो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं पोटेंशियल कि हमें डायरेक्शन निकालना पड़े। सीधा सीधा इसका पोटेंशियल प्लस इस पे पोटेंशियल प्लस इस पे पोटेंशियल सीधा हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो हमें कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल टोटल मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो V = क्या होता है बच्चों? I × R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है कि इन तीनों की जगह, अगर इन तीनों को हटा दें तो इन तीनों की जगह हम एक कोई ऐसा रजिस्टर लगा दें जो कि इसके इक्विवेलेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट। V1 हमारा कितना होगा? IR1 प्लस V2 हमारा कितना होगा? IR2 प्लस V3 हमारा कितना हो जाएगा? IR3। अब यहाँ से आप देख सकते हैं IR इक्विवेलेंट = I को कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, जो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है भाई, बताओ भाई, इतनी बात में अगर किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो या कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो हमारा
रेजिस्टेंस निकलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना होगा R1 + R2 + R3। यानी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास 50 रजिस्टर भी अगर दिए हैं तो हमें सबको सीधा सीधा करके ऐड करते चले जाना है, बाकी हमें इसमें कोई कलाकारी काम नहीं करना है। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग देख लो जल्दी से फटाक से, और अगर कोई भी डाउट निकल के आ रहा है तो पूछें, आप जल्दी से कमेंट करें, पूछो भाई अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो। वैसे मेरे ख्याल से तो डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि यार आपको भी दिख रहा होगा कि कितना मैं बिल्कुल हौले हौले से पढ़ा रहा हूँ, है ना। कोई जल्दी जल्दी तो भाग नहीं रहे कि जल्दी जल्दी से टॉपिक करा दिया और हो गया बस, है ना। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, बिल्कुल आसानी से और सिंपल तरीके से बताया जा रहा है हर एक टॉपिक को। ठीक है, लेकिन आप लोगों से एक शिकायत भी है हमें कि एक तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ऊपर से आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। ठीक है, अब आप बोलो कि सर आपको कैसे पता चल जाता है यार, ठीक है सब पता चलता है। तो वीडियो को यार पूरा देखा करो, लाइक भी किया करो, थोड़ा तुम्हें भी लगता है कि एफर्ट अगर कर रहे, मेहनत कर रहे तो कुछ उसका फ़ायदा भी यार मिलना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो थोड़ा देख लो अपने हिसाब से, फिर कह ही सकते हैं हम तो, बाकी तो फिर तुम्हें ही करना है सब जो करना है सब। ठीक है, खैर सर आप तो सेंटी हो रहे हो, अब हम पूरे वीडियो देखा करेंगे आपके। खैर अब हम बात करते हैं सेकंड वाला, जो कि है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, PARALLEL, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये है हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस बच्चों क्या होगा, देखो ये इस तरह से 3 रजिस्टर्स मान लेते हैं कि पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी 3 रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, लाइक दिस, ये इस तरह से। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं R1, इसका मान लेते हैं R2 और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R3। यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा, सर ये करंट आती कहाँ से, अरे वही बैटरी से आती है यार, यहाँ पे बैटरी लगी होगी इस तरह से, उसका कोई काम नहीं तो नहीं लगा रहे यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब खुद एक देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आप करंट यहाँ से फ्लो कराएंगे तो ये तीनों ब्रांचेस में करंट फ्लो होगा। इसमें कितना जाएगा करंट I1, इसमें कितना जाएगा करंट I2, इसमें कितना जाएगा करंट I3, ये तीनों ब्रांचेस में यहाँ पे करंट फ्लो होगा, I1, I2 और I3, ये तीनों ब्रांचेस में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, इतना क्लियर हो गया आपको। ओके, अब जब यहाँ पे करंट सब पे अलग अलग हो गया, रेजिस्टेंस सबके अलग अलग हैं, तो यहाँ पे अब सेम क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो जाएगा, यानी हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल सेम रहेगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस पे है उतना ही इस पे भी होगा, उतना ही इस पे होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, करंट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं नोट करके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू each resistor is different. Current through each resistor is different, but potential is the same. बस इतना ही रहना दो, पोटेंशियल इज सेम, यानी पोटेंशियल जो है हर एक रेजिस्टर पे वो कैसा है, सेम है, और करंट सब में अलग अलग बढ़ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। ओके, तो अब अगर यहाँ पे हम नेट करंट या इक्विवेलेंट करंट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यार, ये तीनों को ऐड करोगे तो यही मेन करंट मिल जाएगी। कितना, I इज इक्वल टू I1 + I2 + I3, सिंपल है। अब बात आती है कि I1, I2, I3 की और I की वैल्यूज़ क्या होंगी, वही ओम्स लॉ से मिलेगा। देखो यहाँ पे जैसे हमें पता है V इक्वल टू होता है IR, तो I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V/R, लिख सकते हैं ना। तो अगर I1 को लिखना है तो क्या हो जाएगा, V/R1 होगा कि नहीं होगा, सिंपल है। I2 को लिखना है तो क्या लिखोगे, V/R2। I3 को लिखना है तो क्या लिखोगे, V/R3। बिल्कुल ऐसे ही I इक्विवेलेंट को अगर लिखना है तो लिखेंगे V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब तो आप समझ ही गए, अभी बताया था मैंने। तो यहाँ पे I की जगह पे V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 पे V/R1, V/R2, V/R3। अब ये V से सारे V कैंसिल, अरे सर ये कैसे हो गया, एक V से सर 3 V गायब हो गए। एक V ने
3 वी को कट किया है, तो 3 वी एक वी से कैसे गायब होगा? अरे यार थोड़ा कॉमन सेंस है, कॉमन लिया है यहाँ से वी को, नहीं आएगा तो मैं समझ में, चलो रुको। V अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहाँ पे तो ये एज इट इज़ रख लो, यहाँ से V को कॉमन कर लो, क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा V से यहाँ उठा के V को हो गया कैंसिल। अभी तो आराम है ना, अभी ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, बताओ भाई, इतनी बात में किसी को कोई डाउट है तो पूछे, जल्दी से पूछो, फास्ट पूछो, कैसे भी पूछो, बस पूछो। अगर कोई भी डाउट आए तो आप लोग बिल्कुल पूछें। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है क्या? अगर कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल पूछो फटाक से। वैसे तो है बहुत सिंपल टॉपिक। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उसमें हम पहले रेजिस्टेंस को उल्टा करेंगे, वैल्यू जो हमें गिवन होगी उसको हम करेंगे उल्टा और फिर उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है सिंपल। बताओ कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं सर, आप पढ़ाओ कठिन कैसे हो सकता? हाँ बिल्कुल, हाँ अपनी तारीफ सर खुद ही कर रहा हूँ, बढ़िया। चल तो इसको हटा दिया जाए। ठीक है, देख लो नोट करना है या क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी है देख सकते हैं अपना। ठीक है, चलो फिर इसको हटा देते हैं इतना। अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि बिना क्वेश्चन के इसमें आपको फील नहीं आएगा, इसमें बिना क्वेश्चन के आपको बिल्कुल फील नहीं आएगा। सो क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन के पहले सबसे पहले मैं बता दूं, लिख दे रहा हूं एक बार कि याद रहे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट कैसा रहता है, सेम, सब पे सेम रहता है। पोटेंशियल सब पे कैसा रहता है, डिफरेंट, पोटेंशियल सब पे डिफरेंट रहेगा। याद रखोगे इसको? ओके। अब बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सॉरी उल्टा लगते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, आई कैसा रहेगा, यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। आई सब पे क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, लेकिन पोटेंशियल यहाँ सब पे कैसा हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। हर एक रजिस्टर पे पोटेंशियल यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये आपके काम की चीज़ है, इसको आप नोट कर लेना अच्छे तरीके से। ये मान के चलो कि अभी जो मैंने पढ़ाया है 20-25 मिनट लगभग हो गया होगा। ठीक है, उसका पूरे का समरी ये है, एक सारांश जो है 20-25 मिनट का समरी पूरा मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, तो ये पूरी समरी है, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। खैर चलो अब बढ़ते हैं आगे, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो तो पहले तो सिंपल क्वेश्चन, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्रिटिकल। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा, चलो खैर पहले इतनी बात करते हैं, बात की बात बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ पहले सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्रिटिकल की तरफ अग्रसर होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, अगर बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये देखो कितना सिंपल है। 3 रजिस्टर हमको दिए गए, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। इसमें आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। कितना सिंपल, हलुआ भी नहीं यार। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 to 5 + 1 6 ओम। आंसर हो गया, है सिंपल। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगर इस तरह से रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 1 इसको मान लेते हैं 3 ओम,
इसको मान लेते हैं, चलो इसको भी 3 ओम, चलो सब सेम ही मान लो, या 9 ओम इसको मान लेते हैं। ये पॉइंट ए और बी है। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/9। तो सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 9, इधर हो जाएगा 3 + 3 + 1, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7/9। सो कितना हो जाएगा भाई, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9/7 ओम। ये आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है सिंपल, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये बच्चों वाले सवाल है। ठीक, ये तो नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाक से, फिर आप नोट्स बनाना अपने खुद से। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। तो इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, साफ़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलो, तो अब बढ़ते हैं इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 रेजिस्टर्स 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series with the battery of EMF 12 वोल्ट। ये क्वेश्चन है हमारा। फाइंड फर्स्ट पार्ट। अब इसमें 2 पार्ट रहेंगे। तो पहला पार्ट है आर इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट तो बहुत सिंपल है, कितना हो जाएगा यार, सीरीज़ में लगे हैं 3, 2, 5 और 1, 6। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 ओम आ जाएगा। तो पहला तो हो गया आर इक्विवेलेंट 6 ओम आंसर। अब है सेकंड पार्ट, हमें फाइंड करना है सेकंड पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टर। अब बात आती है भाई, थोड़ा अब मज़ा आएगा। तो इसको करो ट्राई। वीडियो पॉज तो तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि लाइव चलेगा, ठीक है। तो इसको तुम अब ट्राई करो, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, मैं रुका हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई करें जल्दी से और बताएं अपने आंसर कि इसका आंसर कितना आएगा। फास्टली सॉल्व करें, जल्दी से बताएं आंसर कितने आएंगे। हमें हर एक रजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कितना आएगा, कैसे निकालेंगे बताओ, ठीक है। बताओ जल्दी कैसे निकालेंगे, बताओ। तो चलो, हो गया तुम्हारा टाइम ख़त्म, मेरा टाइम शुरू, अपना टाइम आएगा, ठीक है। आ गया, चलो खैर। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हर एक रजिस्टर पे। तो पहले रजिस्टर पे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों हमें करंट निकालना पड़ेगा। V = IR अप्लाई करना है ना, तो हमें करंट निकालना पड़ेगा। करंट निकालने के लिए हमें R इक्विवेलेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। V = I × R। सबसे पहले V कितना है हमारे पास, टोटल वोल्टेज 12। क्या इन तीनों पे अलग अलग जो वोल्टेज हम निकालेंगे, ठीक है, उन तीनों का जो वोल्टेज हम ऐड करेंगे, क्या वो इससे ज़्यादा होगा? कभी नहीं होगा, इसी के इक्वल आना चाहिए। अगर इससे कम भी आ रहा है या इससे ज़्यादा आ रहा है तो गलत किया है आप लोगों ने। अरे यार, जितने की बैटरी लगी है उतनी तो पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा ना सब में, इतना तो कॉमन सेंस होगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट 6 निकाला हुआ है, तो इससे हमको करंट मिल गई 2 एम्पियर की, भैया मिल गई ना, ओके। अब हमें निकालना है V1। तो V1 को क्या लिखते हैं, IR1। अभी मैंने आपको जस्ट बताया हुआ था, वहाँ पे लिखा था करंट सेम रहता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। और बच्चों ये देखो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम रहेगा, यानी करंट 2 एम्पियर ही फ्लो होगा हर एक रजिस्टर में। बात को समझ लेना। तो V1 हमें निकालना था, I कितना है 2, R1 कितना है 1, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। V2 निकालेंगे I × R2। तो I कितना है बच्चों 2 है, R2 भी कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। ये आंसर आ रहे हैं अपने 4 वोल्ट। इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है हमारा V3, वो कितना है I × R3। तो I कितना है यहाँ पे 2 और R3 कितना है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट आंसर। आप इन तीनों को ऐड कर दो, देखो कितना आता है, 12 आ रहा है, 6
4 10 + 2 12 वोल्ट की बैटरी थी। यानी बैटरी जितने की होगी उससे ज़्यादा कैसे हो जाएगा यार, उतना ही तो रहेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा, सेम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गई थी बात। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इसको देख लो एक बार अच्छे से आप लोग। फिर इसके बाद एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें देख लो कोई डाउट तो नहीं आ रहा आप लोगों को, सिंपल सा क्वेश्चन है, डाउट आना तो नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। ओके, तो चलो फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको देख लेते हैं। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, ठीक है, खैर छोड़ो, क्वेश्चन ही देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन का करते हैं। चलो, 3 रेजिस्टर्स कौन कौन से मान लें भाई, चलो 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम, ये मान लें, चलो कोई भी मान लो। 3 रेजिस्टर्स are connected in parallel with the battery of EMF। तो बच्चों बैटरी का EMF कितना दे दूँ, अभी 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ कितना देता हूँ। चलो बैटरी का EMF हम लोग 11 वोल्ट मान ले रहे हैं, ठीक है। अगर कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल होगी ना तो फिर वैल्यू चेंज कर लेंगे। देखो कैलकुलेशन करना हमारा एम नहीं है, हमारा एम है क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन का तरीका जानना, ठीक है। अगर कैलकुलेशन यहाँ पे इन वैल्यू से क्रिटिकल होती है तो वैल्यू को बाद में हम चेंज कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो बच्चों अब इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट क्या है, देखो पहला पार्ट तो वही है आर इक्विवेलेंट, अब इसको ट्राई करो तुम लोग। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, पहला पार्ट हो गया आर इक्विवेलेंट, सेकंड पार्ट रहेगा हमारा करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी हर एक रजिस्टर में हमें करंट की वैल्यू भी फाइंड करना है। चलो भाई ट्राई करो इसको, तुम्हारे पास टाइम है 1 मिनट का, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। 1 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आएगा फास्ट, ठीक है। कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, करो जल्दी करो, बताओ कितना आएगा आंसर। अच्छा, आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि अभी ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है या रेजिस्टेंस के बारे में जो आज हमारा ये लेक्चर चल रहा है, ठीक है, इसके बाद मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे एक लेक्चर और बनाऊंगा, ठीक है, लाइव आऊँगा, वो भी जो अपना टाइम होता है हमेशा फिक्स, शाम को 5:30 बजे, ठीक है। तो अभी ये एक लेक्चर हो जाएगा हमारा थोड़ी देर में, अभी ख़त्म होने ही वाला है, बस 1-2 क्वेश्चन और इस पर ट्राई करेंगे। इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिटिकल भी होंगे और उसमें मैं ये ट्रिक भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाता है कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको उसमें सिखाऊंगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का, और सेकेंड लेक्चर एक और आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का ही, वो भी होगा, ठीक है। तो 2 लेक्चर में अपन इसको पढ़ेंगे। खैर, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा देख लो भाई, तो 1/r, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1 अपॉन करके लगाते हैं, कितना हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/4, सिंपल है। तो 1/r इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों एलसीएम देखो कितना आएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम 12, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा कितना 13/12, देख लेना यार कैलकुलेशन में थोड़ा सा है। सो r इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 12/13 ओम, ये आ गया हमारा 12/13 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं करंट की।
तो हमें हर एक ब्रांच में करंट निकालना है, यानी इसमें करंट बताओ, इसमें करंट बताओ, इसमें करंट बताओ। टोटल करंट पहले निकाल लेते हैं। टोटल करंट से ज़्यादा तो करंट होगी नहीं। अगर इसमें तीनों में हम अलग अलग करंट निकालते हैं, मान लो इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, तो 3, 2, 5 और 1, 6, तो टोटल करंट हमारा 6 एम्पियर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम आंसर भी अपना चेक कर सकते हैं कि क्या हमने सही किया है या फिर क्या हमने गलत किया है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल करंट V = IR। वोल्टेज हमारा 11 था, करंट हमारा पता करना है, रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड किया है 12/13। एक काम करते हैं बच्चों, इसको 11 की जगह 12 कर लेते हैं। मैंने पहले ही बोला था कैलकुलेशन अगर क्रिटिकल होगी तो हम वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है। 12 मैंने इसलिए बोल दिया जिससे कि ये थोड़ा आसानी हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा हमारा 13 एम्पियर, यानी इस पे और इस पे जो करंट का सम होगा, टोटल होगा, वो 13 एम्पियर से करंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए। बात समझ गए हो ना? ठीक है, ओके। चलो, तो अब हम हर एक पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले V = I1 R1। बच्चों V क्यों लिखा? अरे यार फिर वही बात यार, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता ना, करंट कहाँ सेम रहता है? सीरीज़ में। पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। याद रखो इसको। हमें निकालना है I1, तो कितना हो जाएगा V/R1। तो V कितना है, कहाँ गया बच्चों? V, हाँ ये है 12। R1 कितना निकाला है अपने पास? 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। ये एक आंसर आ चुका हमारा, ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से हम I2 अगर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं? V/R2। तो V कितना है हमारा 12, R2 कितना है हमारा 3, कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। एक ये आंसर हो गया। थर्ड वाली करंट जो निकालेंगे तो V/R3। वोल्टेज हमारा कितना है? 4 है ना, सॉरी वोल्टेज 4 नहीं है, 12 है। और R3 हमारा कितना है? 4 ओम है। तो ये कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, ये आंसर। अब आप इन तीनों को ऐड करके देख लो टोटल करंट अगर निकालोगे तो I1 + I2 + I3 करोगे, कितना आएगा? 6 + 4 + 3 कितना होता है? 13 एम्पियर होता है। देखो 13 एम्पियर था। तो इस तरीके से बच्चों हम अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमने सही किया है या फिर कहीं हमने मिस्टेक कर दी है। तो ये चीज़ें भी यहाँ से चेक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक हमारा क्वेश्चन हो गया। ये दोनों क्वेश्चन जो है, हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ चेंजमेंट हो, लेकिन ये जो मैंने ये क्वेश्चन कराया है और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था जस्ट, ठीक है, वो दोनों ही NCERT के ही क्वेश्चन हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही चेंज हो, लेकिन पैटर्न बिल्कुल क्वेश्चन का यही है। तो NCERT के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं अब ट्राई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का, ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं, सिंपल सा। चलो इसको नोट कर लो, पहले देख लो, पहले अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं, आराम से बिल्कुल पढ़ेंगे। किसी को कोई जल्दी नहीं, किसी को भी कोई जल्दी नहीं, ठीक है। आराम से पढ़ो, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है किसी को, मुझे भी नहीं है, मैं भी फ्री हूँ, आप भी फ्री हो, पढ़ो। खैर चलो, हो गया ना इतना? ठीक है, चलो हटाते हैं इसको। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का ही एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है। चलो करा देता हूँ। वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसको चलो ट्राई कर लेते हैं। है तो बहुत सारा यार, तुम लोग कर लोगे बड़े आसानी से। ये ए बी है, हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हर एक रेजिस्टेंस हमारे पास आर है। क्या करना है हमें? आर ए बी निकालना है, यानी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताओ? सोचो कैसे करेंगे, सोचो, दिमाग लगाओ, चीज़ को याद रखो। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो पहले गौर से। जिन दो पॉइंट्स के बीच में, मैंने क्या कहा, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसको छोड़ दो, छोड़ दिया। बाकी सर्किट को पहले निपटा लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी के पहले सर्किट को हम सॉल्व करेंगे, इसको सबसे बाद में देखा जाएगा। फिर जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसको इसके साथ चिपका देंगे। अब खुद एक कॉमन सेंस सोचो कि अगर करंट यहाँ से जा रहा तो यहाँ पे कोई ब्रांच तो है नहीं, ये पूरी करंट जाएगी इसमें,
तो फिर ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़ जाएगा, सीरीज़ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये R प्लस R कितना हो जाएगा बच्चों, 2R का हो जाएगा। तो ये हो गया एक 2R और ये एक R का लगा हुआ था ऑलरेडी, और यहाँ पे है A, यहाँ पे है B। अब A और B के बीच में ये दोनों लगे हैं, बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बन रहा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/R प्लस 1/2R। तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2R। तो ये कितना हो जाएगा, देख लो बेटा, 2 + 1, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2R। उल्टा भी तो करते हैं बाद में, तो 2R/3। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो बस आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, मैंने आपको बता दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सेकंड वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।